तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 इतिहास के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न 5 अंक स्तरीय और 3 अंक स्तरीय प्रश्न लिए गए हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न है बच्चों कि खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तब हम लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। अंग्रेजों ने यह घोषणा भी की थी कि मुस्लिम जगत के आध्यात्मिक नेता खलीफा की शक्ति और पद को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक ना, समाप्त कर दिया जाएगा और ऑटोमन साम्राज्य पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी। दुनिया भर के मुस्लिम संप्रदाय ने इसका क्या किया था, तीव्र विरोध किया, मतलब दुनिया भर के मुस्लिम इसका विरोध प्रदर्शन पे लग चुके थे, ठीक ना। तब खलीफा के पद को फिर से बनाए रखने के लिए और उनकी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन समिति का क्या किया था, गठन किया था, ठीक ना। कब, तो 1919 ईस्वी में। कहाँ पर, मुंबई में, ठीक ना। मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का गठन किया और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेता ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ क्या किया था, वार्तालाप किया, ठीक ना। महात्मा गांधी के साथ इस पर बातचीत की, ठीक ना। और सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी सहित दूसरे अन्य नेताओं ने यह बात मान ली कि खिलाफत आंदोलन के जन समर्थन अथवा स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, ठीक ना। और इसीलिए भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। तो ये आपका खिलाफत आंदोलन से। देखिए हम लोग कोई भी प्रश्न पे ज़्यादा इसलिए बात नहीं करेंगे, परीक्षा का समय है और शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है, इसकी व्याख्या करें। तब हम क्या लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने स्वराज की लड़ाई को दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई कहा क्योंकि ब्रिटिश भारत को सरकार 3 आज़ादियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। लोगों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, पत्र पत्रिकाओं की वास्तविकता को व्यक्त करने की आज़ादी और सामूहिक जनमत को बल प्रयोग व मनमाने कानूनों द्वारा दबाया जा रहा था। इसलिए गांधी जी इन 3 आज़ादियों के लिए संघर्ष को ही क्या कर रहे थे, स्वराज की लड़ाई कहा, ठीक ना। अपने देश में जो छपाई खाना थे, जो प्रेस थे, उनको बोलने की आज़ादी बंद कर दी गई, ठीक ना। मतलब उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं थी, ना ही छापने की आज़ादी थी। तो इसलिए उन्होंने पहले इसी के लिए लड़ाई लड़ी और इसी का नाम क्या दिए, स्वराज की लड़ाई, ठीक ना। इसी लड़ाई को क्या नाम दिए, स्वराज की लड़ाई, ठीक है बच्चों। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्नाकुलर या फिर देसी प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न है आपका कि वर्नाकुलर या फिर देसी प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखें। तो हम क्या लिखेंगे कि वर्नाकुलर या फिर देसी प्रेस एक्ट 1848 में लागू किया गया और 1878 को लागू किया गया और 1875 ईस्वी के विद्रोह के बाद जैसे जैसे भाषा समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, वैसे वैसे औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी और इसका परिणाम था 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक ना। देखिए हालांकि अचानक से कोई भी एक्ट या फिर कोई भी कानून नहीं लगाया जाता था। तो देखिए 1875 ईस्वी से ही विद्रोह शुरुआत हो गया। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ने लगा, ठीक है, जैसे जैसे भारत में विद्रोह शुरू हुआ तो लोग पेपर के माध्यम से, किताब के माध्यम से लोगों तक अपनी जानकारी, अपनी सूचना, अपनी भावना पहुंचाते थे। तो जिसके कारण से अंग्रेजी गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर सेंसर लगा दिया, ठीक ना। सेंसर का मतलब हो गया कि अब कोई भी किताब या फिर कोई भी पत्रिका छपेगी तो पहले एक अंग्रेज अधिकारी को पहले पढ़ा लेना होगा। अगर उसे लगेगा कि हाँ इसमें कुछ भी विद्रोह का बात नहीं लिखा गया है, तभी जाके उसको छपने की अनुमति दी जाएगी। तो ये कब लागू हुआ था, 1878 ईस्वी में। इस कानून से सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादक को सेंसर करने का व्यापक अधिकार
मिल गया, ठीक ना। अब कोई भी प्रेस में अगर कुछ भी अगर छपेगा, कोई भी रिपोर्ट छपेगा, तो अब सरकार पहले उसको देखेगी, जांचेगी, उसके बाद ही उसको छपने के लिए देगी। तो इस एक्ट के प्रभाव से सरकार उस दौरान राष्ट्रवादी हो चुके विभिन्न अखबारों पर अपना शिकंजा कसने लगी। सरकार विरोधी समाचार छापने पर अखबारों को चेतावनी मिलने लगी, और अगर चेतावनी का अनदेखा किया जाता तो छपाई करने वाले मशीन को क्या कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता, ठीक ना। अब क्या करते थे कि अगर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जाके अगर छपाई करते थे तो उनका मशीन अंग्रेज क्या कर लेती थी, जब्त कर लेती थी और अपने साथ उसे ले जाती थी, ताकि उसका अखबार ही क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि मुद्रण क्या है। प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों, मुद्रण क्या है। तब क्या लिखेंगे कि मुद्रण का अर्थ है छापने की कला, जिसमें इसमें किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापनों आदि की छपाई शामिल है, ठीक ना। मुद्रण में क्या आता है, मुद्रण का अर्थ ही है कि छापने की कला, जिसमें आपकी किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन आदि की छपाई की जाती थी, इसमें शामिल है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रण कहते हैं। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दें। तब क्या लिखेंगे कि 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, इसमें तकनीक में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। खाद्य उपलब्धता पर भी तकनीक का प्रभाव पड़ने लगा, जो कुछ इस प्रकार से क्या है, लिखेंगे कि रेल का विकास, अब भोजन किसी आसपास के गांव या फिर कस्बे में नहीं बल्कि हज़ारों मील दूर से आने लगा था, ठीक ना। अब वहाँ पे अब जो भोजन है वो भोजन किसी आसपास के गांव से नहीं बल्कि भोजन कहाँ से आता था, तो रेल से दूर से, हज़ारों मील दूर से आता थे। और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक ना। बड़े आकार के जलपोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थों को दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और आसानी से पहुंचाना क्या हो गया, आसान हो गया। रेफ्रिजरेटेड की तकनीक युक्त जहाज़ों के कारण अब अमेरिका से यूरोप भेजे जाने वाली चीज़ों को भी जल्दी खराब नहीं होती, जैसे फल, दूध, मांस आदि को भी लंबी यात्राओं में ले जाया जाना क्या हो गया था, आसान हो गया था, क्योंकि फ्रिज हो गया था। तो अब फ्रिज से कोई भी सामान आसानी से यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होता था, जिसको दूसरी जगह भेजना भी क्या हो गया था, आसान हो गया था। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हुआ बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी क्या हो गए, गिर गए, क्योंकि भारत से ही मांस यूरोप भेजे जाते थे, ठीक ना। गौ का मांस, सुअर, मतलब जो भी जानवर के मांस भेजे जाते थे, और वहाँ के लोगों को एक अच्छी खुराक मिलने लगी, मतलब खाने पीने का एक अच्छा प्रोडक्ट उन्हें मिलना शुरू हो गया था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में भारत में सुधारकों पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ। तब क्या लिखेंगे कि समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को मुद्रण के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को समाप्त करने हेतु क्या लिखे, बहुत सारे लेख भी लिखे, ठीक ना। सुधारक ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा। भीमराव अंबेडकर, ई.वी. रामास्वामी ने जाति प्रथा पर जोरदार ढंग से लिखा, जिसे पूरे भारत में पढ़ा गया। और महिलाओं की शिक्षा, विधवा विवाह और राष्ट्र मुद्दों पर लेख लिखकर सुधारकों ने लोगों में जन चेतना को जगाया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, रोमन कैथोलिक चर्च ने 19वीं सदी के मध्य में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी, इसका क्या कारण था। तब क्या लिखेंगे इसका कि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग भाषाओं से क्या हुए थे, परिचित हुए। उन किताबों के आधार पर उन्होंने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए तथा रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत सी बातों पर क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे। धर्म के बारे में ऐसी किताबों और चर्च पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोम चर्च ने प्रशासकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और
58 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे, ठीक ना। अब वैसे किताबों की सूची वो लोग रखने लगे जो किताब पे वो लोग रोक लगा दिया था, ठीक ना, रोक लगा दिया था, अगर वो प्रकाशित होती तो उस पर सेंसरशिप था, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों हुए थे। यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण देकर समझाए, ठीक ना। आखिर कुछ लोग किताबों की सुलभता मतलब किताब आसानी से मिलने लगे थे, इसको लेकर वो लोग चिंतित क्यों थे। एक उदाहरण हमें यूरोप से बताना है और एक भारत से बताना है। तब क्या लिखेंगे बच्चों कि मुद्रित पुस्तकों को सभी ने स्वागत नहीं किया और जिन्होंने किया भी उनके दिलों में भी डर था। कईयों की धारणा थी कि छपी पुस्तक के व्यापक प्रसार और सुगमता से पुस्तकों के मिलने से आम लोगों के दिमाग पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि लोग क्या हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, ठीक ना। लोग पढ़ लिख लेंगे, लोग जानकार हो जाएंगे तो सरकार के खिलाफ क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ठीक ना। जो भी गलत कर रहा है उसके प्रति लोग जब जान जाएंगे तो लोग उसके प्रति आवाज़ उठाएंगे, ठीक ना। तो उन्हें इस बात की आशंका थी कि यदि मुद्रित और पढ़ी जाने वाली सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो लोगों में विद्रोही और अधार्मिक विचार क्या होने लगेंगे, उबजने लगेंगे, ठीक ना। जैसे अभी आप अगर पढ़ लिख लेंगे तो आप क्या करेंगे, आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि आपको पढ़ने ही न दिया जाए। अभी की सरकार क्या कर रही है, वही नहीं कर रही है कि भैया जितना भी सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल का हालत क्या कर दिया, ठप कर दिया, सरकारी स्कूल का हालत ख़राब कर दिया। उसके बाद सब जितना भी नेता है सबका देखोगे अपना अपना कॉलेज और स्कूल खुला हुआ है, सब प्राइवेट स्कूल। अब सब बच्चा को किधर ले गया, प्राइवेट में। अब प्राइवेट में बोला कि भैया तुम स्कूल आओ चाहे मत आओ, ठीक ना, तुम खाली पैसा दो, हम तुमको सर्टिफिकेट दे देंगे, सर्टिफिकेट लेके फिर तुम भीख मांगो नौकरी का, हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, ठीक ना। यही ना गवर्नमेंट का नियम है। अगर मान लीजिए अगर जो सरकार में है, जो नेता है, उसको प्राइवेट स्कूल खोलने का क्या आवश्यकता है, वो तो गवर्नमेंट स्कूल का ही सुधार कर सकता है, लेकिन वो लोग सुधार नहीं करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को और ज़्यादा बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है और क्या किया है, अपना अपना प्राइवेट स्कूल खोल लिया है, ठीक ना। देखिए तो वही हाल यहाँ पर भी हुआ, ठीक ना। उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं, पहले यूरोप का देखेंगे फिर हम लोग किसका बात करेंगे, भारत का। देखेंगे कि यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची के माध्यम से मुद्रित पुस्तकों पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी, ठीक ना। और वहीं हम लोग भारत की बात करें तो भारत की अंग्रेजी सरकार मुद्रण संस्कृति के प्रसार से क्या हो गई थी, काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि इससे लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत होती जा रही थी और इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय प्रेस और विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध, कि भैया अब यहाँ पे कोई भी जो है पेपर नहीं छपेगा, ठीक, मतलब पेपर छपेगा लेकिन पहले कि कोई ना कोई एक अंग्रेज अधिकारी जब उसको पढ़ेगा, उसको जब परमिशन देगा तभी जाके वो छपेगा, या फिर कोई भी किताब अगर कोई भी छाप रहा है तो पहले एक अंग्रेज अधिकारी को पढ़ाना पड़ता था, तब जाके वो उसको एग्री करते थे, तभी जाके वो किताब छप सकते थे, ठीक ना, अन्यथा छपने का अलाउ नहीं था। फिर अगला प्रश्न है आपका कि बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया, ठीक ना। कोई एक कारण बताए कि आखिर क्या कारण था। तब क्या लिखेंगे बच्चों कि बुनाई उद्योग का अंत 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया, क्योंकि भारतीय कारखाने आ जाने और मशीन से बने सामानों से बाजार क्या हो गया था, यहाँ पे ठप लिखना था, ठप हो गया, ठीक ना, बाजार ठप हो गया, ठीक ना, जिससे बुनाई उद्योग को क्या हो गया था, नुकसान हुआ था, ठीक ना, जिसके कारण से बुनाई उद्योग क्या हो गया था, नुकसान में चला गया था। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तब क्या लिखेंगे बच्चों कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया, पहला लिखेंगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग जर्मन लोगों में काफ़ी व्यापक थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का क्या किया था, प्रयास किया था। थोड़ा सा पानी ला दूँ। फिर अगला लिखेंगे कि लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर इसको क्या किया था, दबा दिया, ठीक ना। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी क्या किया था, समर्थन किया। बड़े बड़े जो जमींदार थे वो भी इसका क्या किए थे,
समर्थन किए। और तत्पश्चात प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रशा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। ऑटोमन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई। जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है ना, जर्मनी का सम्राट इसे घोषित किया गया। ठीक है, क्या वो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा स्पीड जा रहे हैं क्या, स्पीड पढ़ा रहे हैं, ठीक है पक्का ना, चलो नहीं तो पता चलेगा कि हाँ, क्या कि रिवीजन का समय है, इसलिए सिर्फ हम लोग रिवीजन पे बात कर रहे हैं। ठीक ना, एक एक क्वेश्चन को समझाते जाएंगे तो पता चलेगा इतना प्रश्न बताते बताते 4 घंटा बीत जाएगा। ठीक ना, चलो अगला प्रश्न है कि नहर बस्तियां किन्हें कहा जाता था, इन्हें क्यों और कहाँ स्थापित किए गए थे। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि पंजाब के अर्ध रेगिस्तानी ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया गया था, तो नहरों का जाल बिछा दिया गया। देखते ही देखते बंजर भूमियाँ क्या बन गई, नहरी बस्तियों में बदल गई, जहाँ गेहूँ और कपास आदि फसल की खूब खेती होने लगी। इन्हीं बस्तियों को, अच्छा ये नगर बस्ती, यहाँ पे नहर हो गया, ये है नगर बस्ती। ठीक नहीं, इन्हीं बस्तियों को क्या बस्ती कहा जाने लगा, नगर बस्ती, यानी कि शहर का शुरुआत हो गया। ठीक ना, तो इसको नगर बस्ती कहा जाता था, यहाँ पे नहर बस्ती हो गया, थोड़ा सा गलत हो, लिखेंगे पंजाब के अर्ध रेगिस्तानी ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ पे नहरों का जाल बिछा दिया गया। ठीक ना, देखते ही देखते पंजाब की बंजर भूमियाँ क्या हो गई थी, नगरीय बस्तियों में बदल गई, जहाँ गेहूँ और कपास आदि फसलों की क्या होने लगी, खूब खेती होने लगी थी। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। प्रश्न पूछा गया है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तब क्या लिखेंगे बच्चों कि सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया था। ठीक ना, इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। देखो किसका फोला है, चलो अगला देखो आगे क्या लिखेंगे कि उत्पीड़क या फिर मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, मतलब किसी को भी आपको मारने पीटने की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह का मतलब ही क्या था कि भैया सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पे आग्रह करना। ठीक ना, उसी को क्या कहा गया, सत्याग्रह का मतलब किसी से हमें झूठ मूठ का मारपीट नहीं करना है। सत्याग्रह के विचार में प्रतिशोध या फिर बदले की भावना लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के बल पर ही अपने संघर्ष में क्या हो गए थे, सफल हो सकते थे। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झकझोरना चाहिए। उत्पीड़न शत्रु को ही नहीं अपितु सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः किसकी जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। मतलब देखिए हमें किसी से झूठ मूठ का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि सिर्फ अहिंसा के बल पे, अपने सत्य के बल पे उसको झुकाना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे। ठीक ना, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया है, आखिर उसका क्या कारण था। तब लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए 2 नारी रूपकों का प्रयोग किया। ठीक है, मतलब नारी रूपक का प्रयोग किया। उसमें से फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम क्या रख दिया गया, मारियान रखा, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दर्शाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। और वहीं अगर हम बात करें मारियान की, तो मारियान की छवि को सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई, ताकि लोगों को एकता और राष्ट्रीय प्रतीक की याद हमेशा आती रहे। जैसे हम लोग भारत में देखते हैं भारत माता की छवि है ना। तो देखिए इसी तरह से
जर्मेनिया जो थी वो जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत क्या है, वीरता का प्रतीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया। तो क्या लिखेंगे कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित प्रकार से योगदान दिया। क्या क्या योगदान दिया? तो लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा होने से रक्षा व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई। युद्ध में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय पर भी क्या लगा दिया गया, कर लगा दिया। आय पर भी क्या लगा दिया, कर लगा दिया गया। ठीक ना। आगे लिखेंगे कि युद्ध के समय कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि 1913 से लेकर 1918 के बीच में कीमतें क्या हो गई थी, दोगुनी हो गई थी। सामान का कीमत का दाम सामान का कीमत क्या हो गया था, दोगुना हो चुका था, जिसके कारण जनसाधारण की मुसीबतों का सामना, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें मुसीबत होने लगा सामान खरीदने में। ठीक है ना, क्योंकि सामान का दाम काफ़ी बढ़ चुका था। गांव में युवकों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक क्या था, गुस्सा था। ये देखो, किसी का घर का बेटा को, किसी के घर के मतलब किसी का घर का इकलौता बेटा है, अब उसको जबरन क्या किया जाता था, सेना में भर्ती। और आज का स्थिति देखो, लोग सेना में जाना चाहता है लेकिन सरकार भर्ती नहीं ले रही है कि नहीं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय हो रहा था। 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे भागों में फसल क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा होगी। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और 1931 की जनगणना के अनुसार इस महामारी और अकाल के कारण लगभग कितना लोग मर गया था, तो 120 से 130 लाख लोग मर गए थे। ठीक ना। अंग्रेजी सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ईस्वी में लागू किया। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन क्या हो गए थे, कम होने के बजाय और ज़्यादा तेज हो गया। ठीक, तो यही सब कारण था प्रथम विश्व युद्ध के समय लोग का विरोध का। फिर अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का गठन आखिर क्यों किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। ठीक ना। क्या काम था इसका? तो क्या काम था बच्चों? आंदोलन के जवाब में गठित किया इस आयोग का काम था कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना। ठीक है, चलो। प्रिया को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, खाली झूठे को मुड़िया हिला रही है ना प्रिया? अगला प्रश्न देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तब क्या लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 और 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात क्या हो गया था, आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घट करके मात्र 57 करोड़ रह गई और बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों के व्यापार करने या फिर विदेशी व्यापार से पैसा लगाने से क्या कर दिया गया था, इनकार कर दिया। ठीक ना। तो लगभग अभी हम लोग 17-18 प्रश्न देखें और ये सभी प्रश्न आपके लिए क्या था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।